हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी भारतीय संविधान की क्लास में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जाना था कि हमारा भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या पड़ा था। हमने आपको बताया था कि हमारी भारतीय संविधान में जो कुछ चीज़ें ली गई हैं, वो उसका प्रभाव जो है विदेशी संविधान से पड़ा है। कुछ चीज़ें जो विदेशी संविधान में वर्णित है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगीं, जो हमें लगा कि हमें भारतीय संविधान में भी उसको इंक्लूड करना चाहिए, वो चीज़ें हमने अपने भारतीय संविधान पे ली। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी एक बार पिछली क्लास की वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने आपको बताया था हमारे मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्याय की स्वतंत्रता, प्रस्तावना का प्रारूप और वित्तीय आपात। ये चीजें हमने ली हैं अमेरिका के संविधान से। फिर मूल कर्तव्य जो है हमारे, वो हमने रूस से लिए हैं, और रूस का पूर्व नाम क्या था? पूर्व सोवियत संघ। ठीक। राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन मनोनयन ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि हमने कहाँ से ली है? जापान के संविधान से। संघात्मक शासन कनाडा से लिया है। एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था ये हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। गणराज्य गणराज्य हमने लिया था फ्रांस के संविधान से। संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंतर्गत आता है, ये हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका से। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है। आपातकाल एवं मूल अधिकारों पर इसके जो प्रभाव है वो हमारा कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है ना, जैसे हमारी भाषा है हम भारत के लोग, भारत को, इस तरह से जो भाषा है ना, भाषा और समवर्ती सूची को जिसमें हमारी केंद्र के और राज्य के दोनों विषय सम्मिलित किए जाते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची दोनों ही हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। ठीक है। और हमने क्या लिया था? अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में, जो कि मूल कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया है? हमने मूल कर्तव्य लिया है रूस के संविधान से। तो मूल कर्तव्य में क्या क्या चीजें वर्णित है? हमारे मूल कर्तव्य टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो कि कहाँ से लिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे मूल कर्तव्य लिए गए हैं। इस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे भाग 4 ए के अंतर्गत आता है। इसमें कौन सा अनुच्छेद है? इसमें अनुच्छेद है 51 ए। 51 ए के अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे मूल कर्तव्य आते हैं। और ये किसकी समिति पर लिया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की प्रशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है। संविधान संशोधन के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। गणराज्य जो फ्रांस से लिया गया, गणराज्य का अर्थ होता है कि अब यहाँ वंशानुगत शासन नहीं होगा, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा नहीं बनेगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो अपनी योग्यता साबित कर सके और उसके अनुरूप ही उन्हें पद दिए जा सके जिसके वो लायक है, जिसके वो काबिल है। ठीक है। और एक बचता है हमारा संघात्मक शासन, ये लिया गया है कनाडा से। तो ये तो था हमारा पिछली वीडियो का, जो कि हमने आपको फटाफट रिवीजन करा दिया था और आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए थे। आज हम बढ़ते हैं भारत की प्रस्तावना की तरफ। आज हम भारत की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कि वो क्या कहती है। चलिए, तो भारत का संविधान क्या कहता है, हमारा क्या है इसकी प्रस्तावना, हम पढ़ते हैं इसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे भारतीय संविधान की ये उद्देशिका है, प्रस्तावना है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में हम आपको समझाएंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है आखिरकार। जैसे कि इसमें एक शब्द दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो एक शब्द इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है कि अब भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी कि जो उसे निर्णय लेने हैं, चाहे वो आंतरिक हो
या बाह्य निर्णय हो, इसके लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। जैसे हमारे मोदी जी हैं, उन्हें नोटबंदी करनी थी, तो ये हमारा आंतरिक मामले के अंतर्गत आता है, और जैसे उन्हें किसी विदेश यात्रा पर जाना है, तो ये हमारे बाह्य मामले के अंतर्गत आता है। तो ये हमें इसमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है कि जो है हम इस पे किसी और विदेशी नागरिक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय के लिए लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। एक अगला शब्द इस्तेमाल किया गया है समाजवादी। समाजवादी से हम क्या समझते हैं? इसका क्या मतलब होता है? समाजवादी से हम समझते हैं कि उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग समाज हित में किया जाएगा। यानी कि जो भी वस्तुएं यहाँ पर उत्पादित होंगी भारत में, उसका उपयोग हमारे समाज के हित के लिए किया जाएगा, अपनी आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा समाजवादी का अर्थ हुआ। पंथ निरपेक्ष से हम क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष हम ये समझते हैं कि मतलब भारत का अपना कोई भी विशेष धर्म या जाति नहीं होगा, और यहाँ पर जितने भी लोग निवास करते हैं वो प्रत्येक धर्म को मानने वाले होंगे। मतलब एक कोई विशेष धर्म नहीं होगा कि हाँ इसी धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। हर धर्म के लोगों को निवास करने की यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त की गई है पंथ निरपेक्ष से। ठीक। लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक से हम क्या समझते हैं? इसका क्या मतलब होता है लोकतंत्रात्मक का? तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि जैसे होता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि जो प्रधान होगा वहां पे, उसका जनता के प्रति उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, तो जनता ही उसका जो है निर्वाचन करेगी। जैसे मोदी जी हैं हमारे, क्या वो मन की बात अपने कहते हैं ना, तो जो भी वो बातें कहते हैं मन की बात, तो उसका उत्तरदायित्व जो होगा वो मोदी जी पर ही होगा। मतलब कोई किसी अन्य व्यक्ति पर उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो ये मतलब है हमारा लोकतंत्रात्मक का कि जो हमारा प्रधान होगा उसका निर्वाचन जनता के द्वारा ही किया जाएगा। गणराज्य का मतलब, इससे पहले भी हम आपको गणराज्य का मतलब कई बार बता चुके हैं कि जो है वंशानुगत शासन नहीं होगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये बात तो रही हमारी संविधान से संबंधित। इसके अलावा हम आपको कुछ बातें और बताना चाहेंगे कि संविधान को ये जो प्रस्तावना मतलब जो इसकी उद्देशिका का निर्माण किया गया है, ये क्यों बनाई गई है? इसका क्या उद्देश्य रहा होगा कि ये जो इसका निर्माण किया गया है? तो आप जान लीजिए कि जो है संविधान में जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं, उनको संपूर्ण रूप से भली-भांति समझने के लिए हमें इसकी प्रस्तावना या उद्देशिका का निर्माण करना पड़ा। हम इसे उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, प्रस्तावना भी कह सकते हैं। इसमें जो उल्लिखित अधिनियमों के विषय में जानने के लिए, उसे समझने के लिए हमें इसका निर्माण करना पड़ा। ठीक है? प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रस्तावना का अगर प्रारूप की बात करें किसने तैयार किया गया था? तो प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका प्रारूप तैयार किया गया था। जेएल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था इसका प्रारूप? 13 सितंबर 1946 को इसका प्रारूप जो है तैयार किया गया था, और इसे संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। पर इसे स्वीकारा कब गया था? अगर स्वीकार करने की बात करें तो इसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। प्रारूप तैयार किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसे क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके सिर्फ ठीक पहले वाले वीडियो में, कि जो है प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया? अगर प्रारूप की बात करते हैं तो इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है? बताइए फटाफट। इसका प्रारूप लिया गया यूएसए के संविधान से। और ये जो इसकी पूरी लैंग्वेज है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो पूरी लैंग्वेज है कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताया था। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया अब तक। सिर्फ प्रस्तावना में, ये जो इसकी पूरी प्रस्तावना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, और वो संशोधन कौन सा था संशोधन? तो आप बताएंगे कि वो संशोधन था हमारा 42वां संविधान अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। और संशोधन क्या किया गया है?
कि इसमें क्या जोड़ा गया है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ये जो दोनों शब्द आपको दिख रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि पहले पैराग्राफ में कौन से 2 नए शब्द जोड़े गए हैं, तो ये 2 नए शब्द ये जोड़े गए हैं किसमें? फर्स्ट पैरा में। फर्स्ट पैरा का मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें कौन से 2 नए शब्द जोड़े गए हैं? एक समाजवादी और दूसरा हमारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अब इसके बाद और कौन से नए इसमें शब्द जोड़ा गया है? अखंडता शब्द। देखिए अखंडता, ये कौन सा पैराग्राफ है? ये हमारा छठा पैराग्राफ है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमारा पहले पैराग्राफ में है और अखंडता हमारा छठे पैराग्राफ में है। यही हमारे नए शब्द जोड़े गए। अच्छा, ये इसी तरह के क्वेश्चन ही ये आयोग आपसे पूछेगा। और इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो देखिए सीधा यहाँ पे न्याय दिए हुए हैं आपके, कितने न्याय दिए हुए हैं। तो कितने तरह के न्याय हैं हमारी प्रस्तावना में? 3 तरह के न्याय शामिल हैं, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है हमारे संविधान में। किस किस तरह के न्याय हैं हमारे? समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विषय में इसमें चर्चा की गई है। और किस तरह के प्रश्न करता है वो, और क्या प्रश्न किए जा सकते हैं? जैसे कि आपको बताते हैं कि प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की बात पूछे तो देखिए कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई, ये हमारी स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर आपसे आयोग ये प्रश्न करता है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो आप कहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर न्याय की बात करते हैं तो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक प्रश्न आपसे और करता है कि कितने प्रकार की समता की बात की गई है। तो देखिए ठीक इसी के नीचे समता लिखा हुआ है। 2 तरह की समता की बात की गई है। एक है हमारी क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये थे वो प्रश्न जो आयोग आपसे पूछ सकता है हमारे संविधान से, प्रस्तावना से रिलेटेड। इसकी प्रस्तावना लिखने को कहीं नहीं आएगी, बस जो इससे पूछे जाने वाले सवाल हैं उस पर हमने आपको डिस्कस कर दिया है। और साथ ही साथ देखिए हमने ये एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप फटाफट इससे एक बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए आप एक, हम फिर से दोहरा लेते हैं एक बार कि जो है इसका प्रारूप क्यों तैयार किया गया है, इसे समझने के लिए तैयार किया गया है इसका प्रारूप, ठीक है। और इसे जो है प्रारूप इसका तैयार कब किया गया था और किसने तैयार किया गया, तो हम बता सकते हैं जिसका प्रारूप तैयार किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। के प्रारूप को तैयार करके संविधान सभा में पेश किया था। और इसकी डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1946 को प्रारूप तैयार किया गया था। और जबकि 22 जनवरी 1947 में इसे क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। जिस समय तैयार किया गया उस समय स्वीकार नहीं किया गया था, इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसकी जो भाषा है, भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसका जो प्रारूप है ये कहाँ से लिया गया है? प्रारूप अमेरिका से। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। कितने बार किया गया? सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। और कौन सा संशोधन है वो? 42वां संविधान संशोधन 1976 है। देखिए इसके पहले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है और छठे पैराग्राफ में क्या जोड़ा गया? अखंडता शब्द को शामिल किया गया, ठीक है। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो आप बताएंगे इसके अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय शामिल होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर इसमें स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें 5 तरह की स्वतंत्रता शामिल है हमारी। कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक। और इसमें 2 प्रकार की समता की बात की गई है। तो 2 प्रकार की समता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। अच्छा, प्रस्तावना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट पूछ सकता है, आप वो भी याद रखिएगा कि वो कौन से जो 2 वाद हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, आपको बता देते हैं। एक वाद है वीरूवादी वाद, वीरूवादी वाद, ठीक है। इसका सन है हमारा, सन 1960 का है ये, 1960। इसका सन याद रखिएगा, ये 1960 का वाद है। और इसके तहत क्या कहा गया है कि इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यह मत दिया है कि जो प्रस्तावना है वो हमारा संविधान का भाग नहीं है।
मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि ये जो प्रस्तावना है जो हमने अभी पढ़ी है, ये हमारा क्या है, संविधान का भाग नहीं है। अगर ये हमारे संविधान का भाग नहीं है तो हम इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ वेरूवादीवाद में कहा गया है कि इसमें जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। लेकिन एक बात और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, केशवानंद भारती बनाम मामला जो है, केशवानंद का जो मामला है, केशवानंद भारती, इनका भी एक वाद बहुत फेमस है और इसका सन जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सन 1973 1973 है केशवानंद बनाम भारती जो वाद है, इसमें क्या किया गया है कि इन्होंने क्या किया है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था ना, ये पूर्व वाला, इसको क्या किया इन्होंने, निरस्त कर दिया है। जब हम इधर आए हैं तो इसको क्या किया गया, ये निर्णय क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है और नया नियम लागू किया गया है। क्या कि जो इसमें प्रस्तावना में ये संविधान का भाग है, इसने क्या कहा है कि जो प्रस्तावना है पहला तो संविधान का भाग है और दूसरा क्या किया है कि इसमें संशोधन करने का अधिकार किसको है, इसमें जो संशोधन करने का अधिकार है वो हमारी भारत की संसद को है। समझिए, आप एक बार और सुन लीजिए कि जो वेरूवादीवाद ये जो था, इसमें इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यह मत दिया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जबकि जब केशवानंद भारती वाद आया सन 1973 में, तो इन्होंने इस जो प्रस्ताव को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया और यह कह दिया कि जो संविधान जो है हमारा, इसमें जो संशोधन करने का अधिकार है वो सिर्फ हमारी संसद को है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सारे बातें समझ भी आई होंगी अच्छी तरह से। और जो मैंने आपको ये नोट्स दिया है, आप इसे भी अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है इसमें। तो आप अच्छे से इसे पढ़िए और खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और हम आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।